आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज एट 6 में आपका खैर मकदम और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर कुछ नाज़रीन। न्यूज एट 6 में हम बात करेंगे आज वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने पर। आज ऐवान के अंदर लोकसभा के अंदर गर्मा गर्म बहस भी हुई है, जहां पर वजीर आज़म मोदी की जानिब से आज वंदे भारत के 150 साल मुकम्मल होने पर ऐवान के अंदर लोकसभा के अंदर खुसूसी इजलास के दौरान पीएम मोदी ने अपने खिताब में कहा कि वंदे मातरम कोई आम नारा नहीं है, बल्कि एक मंत्र है, एक ऐसी ललकार है जिसने आज़ादी की जदोजहद के दौरान मुल्क को तवानाई, हौसला और तहरीक फराहम की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वंदे मातरम ने न सिर्फ कौम परस्त के जज्बे को मजबूत किया, बल्कि यह हिंदुस्तानियों की इज्तिमाई सोच, यकजहती और अज़म की अलामत भी रहा है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा है कि आज भी ये नारा नौजवानों के अंदर नई उमंगे और जोश पैदा करता है। पीएम मोदी ने इस मौके पर आज़ादी के दौरान जांबाज हुए उन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि मुल्क की आज़ादी में जिन बहादुर सपूतों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, उनके दिलों में वंदे मातरम की गूंज ही ताकत बनकर उभरी। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा है कि एक नए भारत की तामीर में भी इसी जज्बे की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के इस बयान पर ऐवान में मौजूद अरकान ने इस वजह कर तायीद का भी इजहार किया है। जब वंदे मातरम की रचना की तो स्वाभाविक ही वो स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर बन गया। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, वंदे मातरम हर भारतीय का संकल्प बन गया। इसलिए वंदे मातरम की स्तुति में लिखा गया था, मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मदोमय, मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मोदमय, स्वार्थ का बलिदान है यह शब्द है वंदे मातरम। है सजीवन मंत्र भी, यह विश्व विजयी मंत्र भी, शक्ति का आह्वान है यह शब्द वंदे मातरम। उष्ण शोणित से लिखो, वक्षस्थली को चीरकर, वीर का अभिमान है यह शब्द वंदे मातरम। आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ दिन पूर्व जब वंदे मातरम 150 का आरंभ हो रहा था, तो मैंने उस आयोजन में कहा था, वंदे मातरम हजारों वर्ष की सांस्कृतिक ऊर्जा भी थी, उसमें आजादी का जज्बा भी था और आजाद भारत का विजन भी था। अंग्रेजों के उस दौर में एक फैशन हो गई थी भारत को कमजोर, निकम्मा, आलसी, कर्महीन, इस प्रकार भारत को जितना नीचा दिखा सके ऐसी एक फैशन बन गई थी। और उसमें हमारे यहां भी जिन्होंने तैयार किए थे वो लोग भी वही भाषा बोलते थे। तब बंकिम दा ने उस हीन भावना को भी झकझोरने के लिए और सामर्थ्य का परिचय कराने के लिए वंदे मातरम के भारत के सामर्थ्यशाली स्वरूप को प्रकट करते हुए आपने लिखा था, तम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वाम, नमामि कमल। पीएम मोदी के लोकसभा के अंदर
वंदे भारत के 150 साल मुकम्मल होने पर बयान के बाद ही जहां कांग्रेस की जानिब से भी जहां कांग्रेस की रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और भारतीय जनता पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी इंतखाबात के लिए हैं जबकि कांग्रेस मुल्क के लिए है। चाहे कांग्रेस कितने ही इंतखाबात क्यों न हारे, यहाँ बैठकर आप और आपकी सोच के खिलाफ लड़ते रहेंगे। हम अपने मुल्क के लिए लड़ते रहेंगे। हमें कोई रोक नहीं सकता। ये प्रियंका गांधी वाड्रा की जानिब से अपने खिताब, जब पीएम मोदी की जानिब से खिताब किया गया, जब नेहरू कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा गया है और कांग्रेस की भी नुक्ताचीनी की गई है, तो कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का मकसद सिर्फ इख्तिदार हासिल करना नहीं बल्कि मुल्क के जमहूरी और सेक्युलर ढांचे का तहफ्फुज है। प्रियंका गांधी ने मजीद कहा है कि बीजेपी हुकूमत जमहूरी इदारों को कमजोर कर रही है और अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस मुल्क के मफाद के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेगी। हम तो देश के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। आप चुनाव के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। हम जितने भी चुनाव हारे, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। अपने इस देश के लिए, अपनी इस मिट्टी के लिए लड़ते रहेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते। सुन लीजिए सुभाष चंद्र बोस, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज दो वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका। आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती। वे इस काबिल ही नहीं रही। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय, इनके भी अपने लोग दबी जबान में कहने लगे हैं कि सारी सत्ता को केंद्रित करने से देश का नुकसान हो रहा है। इस बीच अगर हम अतीत की बातें नहीं करेंगे तो कौन सी बातें करेंगे? ये किसी और बात के काबिल ही नहीं है, सिर्फ ध्यान भटकाना है जनता का। इसलिए आज हम वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं। वंदे मातरम देश के कण कण में जीवित है, इस पर बहस नहीं हो सकती। लेकिन चलिए, आपने बहस मांगी, आप बहस करना चाहते हैं, बहस करते हैं। आज इस चर्चा को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। उन्होंने भाषण दिया और इसको कहने में कोई झिझक नहीं है कि भाषण अच्छा देते हैं, थोड़ा सा लंबा, लेकिन भाषण अच्छा देते हैं। सर, भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। बहुत कमजोर। इसमें भी एक कला होती है कि तथ्यों को किस तरह से जनता के सामने रखा जाए। मैं तो नहीं हूं, जनता की प्रतिनिधि हूं, कलाकार तो नहीं हूं। अब जरा बात चीन और भारत की करते हैं, क्योंकि चीन की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया है। चीन के सफारत खाने ने ऐलान किया है कि वो भारत में 22 दिसंबर से एक नया ऑनलाइन वीजा दरख्वास्त निज़ाम शुरू कर रहा है, जिसका मकसद वीजा अमल को मजीद आसान, शफाफ और तेज तर बनाना है। ये चीनी सफारत खाने की जानिब से ऐलान किया गया और सफारत खाने के मुताबिक इस नए निज़ाम के जरिए दरख्वास्त दहनगान अब अपने घरों से ही वीजा फॉर्म भर सकेंगे।
जरूरी दस्तावेजात ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर ये सफारत खाने की जानिब से इसका ऐलान किया गया है और दरख्वास्त की पेशरफ्त की हकीकी जो वक्त में निगरानी कर सकेंगे। सफारत खाने ने कहा कि इस इकदाम से न सिर्फ दरख्वास्त दहनगान का वक्त बचेगा बल्कि वीजा मराकज पर भी दबाव कम होगा। नए निज़ाम के तहत तमाम कैटेगरीज के वीजा की दरख्वास्तें मरहलावार ऑनलाइन मुंतकिल की जाए। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि भारत में 22 दिसंबर से ऑनलाइन वीजा दरख्वास्त का आगाज बाज़ाब्ता तौर पर इसकी शुरुआत होगी और भारतीय शहरियों के लिए अब चीनी वीजा ऑनलाइन करवाना अब बहुत ही ज्यादा आसान होगा और अब चीन का जो वीजा है नया ऑनलाइन निज़ाम जल्द यानी कि 22 दिसंबर से इसकी शुरुआत होगी। चीनी सफारत खाना ने अवाम से अपील की है कि वो 22 दिसंबर के बाद वीजा से मुतल्लिक तमाम ताज़ा मालूमात और रहनुमा खतूत इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करें ताकि किसी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि चीनी सफारत खाना की जानिब से इस हवाले से ऐलान किया गया है कि 22 दिसंबर से ऑनलाइन वीजा की शुरुआत होगी। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर सफारत खाने के मुताबिक इस नए निज़ाम के जरिए अब दरख्वास्त दहनगान अब अपने घरों से ही वीजा फॉर्म भर सकेंगे और जरूरी दस्तावेजात ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे और दरख्वास्त की पेशरफ्त की हकीकी वक्त जो है उसकी निगरानी की जा सके। ये बाज़ाब्ता तौर पर चीन की सफारत खाने की जानिब से इसका ऐलान किया गया, यानी कि जिसको भी अब चीन का वीजा हासिल करना होगा उससे दफातर के चक्कर नहीं काटने होंगे बल्कि वो ऑनलाइन रजिस्टर कर सकता है। उसके साथ साथ ही जो लाजमी दस्तावेजात हैं वो अपलोड कर सकेगा और उसके बाद ही मुकर्ररा वक्त के अंदर उसकी जो है पूरी जांच की जाएगी जिसके बाद ही उसे चीन का वीजा भी फराहम होगा। चलिए नाजरीन, वीजे के हवाले से जहां बात कर रहे थे वहीं पर आज भी मुल्क के अंदर इंडिगो एयरलाइंस में बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल खलल के दरमियान इंतजामिया ने सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए सरगर्म कोशिशें तेज कर दी हैं। लगातार आज 7वें रोज भी मुल्क के अंदर जो इंडिगो एयरलाइंस है मनसूखी और ताखीर का सिलसिला आज दिन भर भी जारी रहा। दिल्ली के साथ साथ जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर मनसूखी और ताखीर का सिलसिला आज भी जारी रहा। लेकिन दूसरी तरफ से इंडिगो हुकाम के मुताबिक अब 4 दिसंबर को जो कायम की गई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप रोजाना की बुनियाद पर अब मीटिंग कर रही है ताकि तमाम मामलात की करीब से निगरानी की जा सके। हुकाम ने बताया है कि ग्रुप की अवलीन तरजीहात में 100% ऑपरेशनल इंटीग्रिटी की बहाली, मुसाफिरों को बरवक्त मालूमात की फराहमी, रिफंड और रीशेड्यूलिंग में तेजी और सामान की वापसी को यकीनी बनाना शामिल है। इंडिगो के मुताबिक वो नेटवर्क को मुकम्मल सलाहियत के साथ बहाल करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ से डीजीसीए ने जो 6 दिसंबर को जारी किए गए शोकाज नोटिस का जवाब की मुद्दत में इंडिगो के अकाउंट एप्पल मैनेजर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को सिर्फ एक बार के लिए 24 घंटों की तौसी दी है और उस तौसी के साथ ही जहां उन्होंने मजीद वक्त मांगा है और वक्त मांगने के साथ ही एक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्क गिर ऑपरेशन के पैमाने और मुतअद्दिद नागुज़ीर अवामिल के बायस तफसीली जवाब के लिए मजीद मोहलत दरकार है और इस दरख्वास्त का जायजा लेने के लिए जहां उन्होंने इसका जायजा लिया उसके साथ साथ ही डीजीसीए ने मोहलत आज शाम यानी कि 6 बजे तक उनकी जो तौसी है वो खत्म हो चुकी, तो उसके बाद ही अब वो अपना उस शोकाज नोटिस जो जारी किया गया था उसका जवाब उन्हें अब दाखिल करना होगा और उनका जो वक्त है वो फिलहाल खत्म हो चुका है। ताहम ये भी वाज़ेह कर दिया गया कि इसके बाद कोई मज़ीद तौसी नहीं दी जाएगी। रेगुलेटर ने खबरदार किया है कि मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल जवाब जमा न करने की सूरत में यकतरफा कार्रवाई की जा सकती है। डीजीसीए का कहना है कि उस सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं और मुसाफिरों की हिफाजत, ज़ाब्तों की पाबंदी और मामूल के ऑपरेशन की बहाली उसकी अवलीन तरजीहात में शामिल है।
बढ़ते आगे बात अब जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर के हवाले से फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी की जानिब से एक वजाहती बयान जारी कर दिया गया है। फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी ने एक वजाहती बयान जारी करते हुए जम्मू कश्मीर के तमाम स्कूलों को मुतनब्बह किया कि वो तालीमी सेशन 2026-27 की फीस कबल वक्त वसूल ना करे और कमेटी के मुताबिक इसे यूनियन टेरिटरी के सरमाई जोन से ताल्लुक रखने वाले कई स्कूलों के खिलाफ ऐसी शिकायत मौसूल हुई जिनमें कहा गया है कि स्कूल इंतजामिया तालीमी सेशन नवंबर में मुंतकिल होते ही 2026-27 की फीस तलब कर रही है, जो कि सरकारी अहकामात के खिलाफ है। FFRC ने वाज़ेह किया है कि तालीमी साल और माली साल एक दूसरे से मुख्तलिफ है, जबकि माली साल 1 अप्रैल से शुरू होता है और कमेटी ने बताया है कि स्कूलों की फीस का जो ढांचा मंजूर किया जाता है वो माली साल के मुताबिक होता है, न कि तालीमी कैलेंडर के मुताबिक। कमेटी ने हिदायत देते हुए कहा कि स्कूल किसी भी सूरत में नवंबर से 2026-27 के तालीमी साल की फीस वसूल ना करे। कमेटी के मुताबिक इस सेशन की फीस मार्च 2026 में मुकर्ररा ढांचे के तहत ही वसूल की जानी चाहिए। FFRC ने खबरदार किया कि उन हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी इदारे के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बढ़ती आगे बात अब सोनम वांगचुक की करते हैं। माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक की जानिब से जोधपुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की दरख्वास्त की मुखालफत की गई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज मरकज की जानिब से उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशगी नहीं हो सकती। ये मरकज की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जवाब दिया गया है, जहां मरकज ने आज सुप्रीम कोर्ट में माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक की जानिब से जोधपुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की दरख्वास्त की मुखालफत की है। सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी वांगचुक की अहलिया गीतांजलि जेआंगो ने दायर की है, जिसमें दावा किया गया है कि वांगचुक की हिरासत गैर कानूनी मनमाना इकदाम है जो उनके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजुरिया की बेंच के सामने बताया है कि वांगचुक जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो लिंक के जरिए पेश होना चाहते हैं और इसकी इजाजत तलब की गई है। ताहम सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस दरख्वास्त की मुखालफत करते हुए कहा कि अगर इजाजत दी गई तो मुल्क भर के तमाम कैदियों को भी यही सहूलियत देनी पड़ेगी। अदालत ने मामले की अगली समाअत अब 15 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है और इससे कबल 24 नवंबर को भी समाअत उस वक्त मुलतवी हुई थी जब मरकज और लद्दाख इंतजामिया ने जवाब दाखिल करने के लिए मजीद वक्त मांगा था। 29 अक्टूबर को अदालत उज़्मा ने मरकज और लद्दाख इंतजामिया से उनकी तरमीम शुदा अर्जी पर जवाब तलब किया था। और आपको बताते चले कि सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को NSA के तहत हिरासत में लिया गया था, जो लद्दाख में रियासती दर्जा और 6ठे शेड्यूल के मुतालबे को लेकर होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज के 2 दिन बाद का वाक़या था। उन एहतजाज में 4 अफराद हलाक और 90 के करीब जख्मी हुए थे। हुकूमत ने इल्जाम लगाया था कि वांगचुक ने तशद्दुद भड़काया। याद रहे कि NSA के तहत हुकूमत को ऐसे अफराद को हिरासत में रखने का इख्तियार हासिल है जो मुल्क के दिफा या सलामती के लिए खतरा करार पाए। इस कानून के तहत हिरासती मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 12 माह तक हो सकती है। आकाशवाणी ने दुनिया के सबसे बड़े मुशायरे नेशनल सिंपोजियम ऑफ पोएट्स 2026 में अपने लसानी इलाके की नुमाइंदगी करने के लिए तमाम शेड्यूल्ड हिंदुस्तानी जुबानों से शायरों का इंतखाब किया है और प्रसार भारती की तरफ से मुख्तलिफ जुबानों के 22 शायरों की फहरिस्त उनके मुतरजमों के साथ जारी की गई है, जो यौम जमहूरिया 2026 के मौके पर नशर होने वाले सिंपोजियम में शिरकत करेंगे। यूसुफ जहांगीर कश्मीरी जुबान की नुमाइंदगी करेंगे। उनकी नज़म रूतराज को कौमी तकरीब के लिए मुंतखब किया गया है। यूसुफ जहांगीर एक मशहूर शायर, कहानीकार और नकाद है जिनके पास अदब की 17 किताबें हैं। जहांगीर बैक वक्त कश्मीरी, उर्दू और अंग्रेजी में लिखते हैं। डॉक्टर
ओपिंदर रैना सिंपोजियम में यूसुफ जहांगीर के मुतरजम के तौर पर नुमाइंदगी करेंगे। इस माह नई दिल्ली में मुनक्कद होने वाली अजीम शान शायराना प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग रात 10 बजे आकाशवाणी के नेशनल हुकअप पर पूरे मुल्क में नशर की जाएगी। आकाशवाणी श्रीनगर यौम जमहूरिया 2026 के मौके पर पूरे प्रोग्राम का कश्मीरी वर्जन नशर करेगा। रावलपिंडी पाकिस्तान में जनरल हेडक्वार्टर्स में आज एक पुरवकार गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब मुनक्कद की गई है, जिसमें पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुसूसी तौर पर सरफराज किया गया है। फौज, बहरिया और फिजाइया के दस्तों ने इस तारीखी तकरीब में हिस्सा लिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिन्हें निशान इम्तियाज, मिलिट्री और हिलाल इजरत जैसे आला एजाजात मिल चुके हैं, ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया और रस्मी सलामी कबूल की है। इस मौके पर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू समेत आला फौजी क़यादत भी मौजूद थी। वाज़ह रहे कि रवा माह के आगाज में हुकूमत पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अरसाल करदा समरी पर सदर आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दी, जिसके बाद ही वजारत दिफा ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया और ये तकर्री आइन के आर्टिकल 243 और आर्मी एक्ट की शिके के तहत 27वीं आईनी तरमीम के बाद वजूद में आने वाले नए ओहदे के मुताबिक अमल में लाई गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आइंदा 5 बरस के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे पर भी फराइज अंजाम देंगे। श्रीनगर की मुनव्वराबाद में गुज़िश्ता शब आग की खूलनाक वारदात में एक बड़ा फर्नीचर गोदाम और उसके साथ वाक़ा मुत्तदिद दुकानें राख के ढेर में तब्दील हो गई। इब्तिदाई अंदाजों के मुताबिक इस हादसे में तकरीबन 10 करोड़ रुपए का भारी माली नुकसान हुआ है। मुतासरीन का कहना है कि अचानक भड़क उठने वाली आग ने पलक झपकते ही पूरे इलाके को अपनी लपेट में लिया, जबकि घने धुएं के बादलों ने मकामी आबादी में खौफ हिरास भी पैदा कर दी। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की मुत्तदिद टीमों ने मौके पर पहुंचकर कई घंटों की मुसलसल जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया और इसे रिहायशी इलाकों तक फैलने से रोक लिया। हुकाम का कहना है कि अगर बरवक्त कार्रवाई न होती तो नुकसान कहीं ज्यादा बढ़ सकता था। खुशकिस्मती से इस बड़े हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली, ता मुत्तदिद दुकानदारों और ताजरों का रोजगार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जिससे वो शदीद परेशानी में मुब्तला है। इंतजामिया ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी ताकि आग लगने की असल वजह का तयन किया जा सके। इधर मकामी लोगों और मुतासरीन ने हुकूमत से फौरी इमदाद और बहाली के इकदाम की अपील की है। ये हमारा मैन्युफैक्चर यूनिट था। ये डबल स्टोरी शेड था। ये पीछे लैंड वहां तक था, पूरा है लगभग अप्रोक्सीमेटली 2 कनाल। इसमें जो हमारा सामान था, इंपोर्टेड सामान था, बेड, फर्नीचर, सब कुछ जो फर्नीचर आइटम में ए से लेकर जी तक है वो यहाँ था और मैन्युफैक्चर नीचे था। वो सब इज ऑल गटेड इन फायर। तो क्या आग ये लगता है हमें जो सामने वाले बिल्डिंग में इसमें कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है, व्हाटएवर क्या हुआ है क्या नहीं वो हमें पता नहीं। जब ये पता चलाना कहीं ये गो बराबर रात 10:30 तो 10 बजे करीब गो ये नारस वो ये मे गरीब तबके सारी प्रोविजनल दुकान टेलर नई प्रिंटिंग प्रेस तम गो सोरे खाब ये गुदाम ये कम से कम कीनस 7-8 करोड़ ये नुकसान ये रॉ मटेरियल सोरे फर्नीचर दुकान गई 7-8 दुकान गई खाकिस तथ
डिस्ट्रॉय गई अतमस। कल रात मुनव्वरा आबाद श्रीनगर का एक एरिया है, वहां पर आग की वारदात पेश आती है। करीबन 10 साढ़े 10 बजे जो है ये वारदात पेश आती है, जहां पर गोडाउन, एक फर्नीचर गोडाउन था, उधर आग लग जाती है और वो तबाह हो जाता है बिल्कुल ही, और कई सारी शॉप्स भी उसमें तबाह हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कुछ हालात है। ये पूरा जो है यहाँ पर तबाह हो गया है, कुछ नहीं बचा है। इसमें बहुत सारे जो दुकान थे वो भी जल चुके हैं और कुछ भी जो है यहाँ पर बचा नहीं है। यहाँ पर कुछ रेजिडेंट्स यहाँ पर मौजूद है, हम जानते हैं क्या कुछ जो है प्रॉब्लम्स हुई जिसकी वजह से ये आग लगी। आप यहीं पे रहते हैं? नहीं मैम, हैदरपुरा में रहता हूँ। ये हमारी नाज़रीन, इसी के साथ ही न्यूज़ 8 6 इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।